साल 1991, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट खाली होने को था। हालत ऐसी थी कि इसमें मात्र $1 अरब की रकम बची थी, जिससे केवल 2 हफ्तों का ही इंपोर्ट किया जा सकता था। इसके अलावा भारी फॉरेन डेट अलग से गले तक आ पहुंचा था, जिसे समय पर नहीं चुकाया गया तो इंडिया डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता। इस सिचुएशन में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया और उन्हें इस संकट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। जिसके बाद मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया कि इंडिया कुछ ही टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश बन गया और आज ये अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर आता है। पर सवाल यह है कि आखिर उस बजट में ऐसा क्या था, उससे देश में क्या क्या बदलाव आए और आखिर क्या रीजंस थे कि इंडियन इकोनॉमी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। आइए डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ से 2 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने पीवी नरसिम्हा राव को एक नोट दिया, जिसे देखकर राव के माथे पर बल पड़ने लगे थे। उन्होंने नोट देखते ही पूछा, क्या हालत इतनी खराब है? तब कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन्हें जवाब दिया, नहीं सर, इससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के ही इंपोर्ट लायक पैसे बचे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, सोच के देखिए कि अगर आपके पास 15 दिन के ही राशन के पैसे बचे हों तो आप किस तरह से पैनिक मोड में आ जाएंगे। इसका अंदाजा आपको जरूर होगा। इसीलिए पूरी रात पीवी नरसिम्हा राव सोचते रहे और अगले दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलावा भेजा और उन्हें देश के हालात बताते हुए बहुत भरोसे के साथ उसे ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब मनमोहन सिंह का इस मामले को लेकर क्या प्लान था और कैसे चीजों को वापस से पटरी पर लाया गया, इसे जानने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर देश की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल कैसे हुआ। तो असल में दोस्तों, जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिली तो उस समय इंडिया में कोई बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी और ना ही लोगों के पास इतने पैसे थे कि वो अपने कारोबार को शुरू करके इकोनॉमी को मजबूत बना सकें। सरकार बाहर की कंपनीज को इनवाइट नहीं करना चाहती है, सीधी सी बात है, क्योंकि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में एंटर करके पूरे देश को ही अपना गुलाम बना लिया था, उसके बाद लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया था कि विदेशी कंपनीज आएंगी तो उन्हें फिर से गुलाम बना लेंगी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाहरी सभी खतरों से खुद को सुरक्षित करके जैसे तैसे करके ग्रो तो कर रही थी। लेकिन इसी बीच 1965 यानी 1965 में इंडो पाकिस्तानी वॉर हो गई, जिसमें देश की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा और अभी इन लॉसेस की सही से भरपाई हो पाती उससे पहले ही फिर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। एंड अगेन देश की इकोनॉमी वो रफ्तार नहीं पकड़ सकी जो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में उस समय सबसे बड़ा मददगार था रशिया, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। असल में यूएसएसआर 14 से 15 नेशंस का एक यूनियन था जो उस समय भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई तरह से सपोर्ट किया करता था। लेकिन फिर आया साल 1985, जिसके बाद भारत के लिए चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गईं, क्योंकि इसी साल यूएसएसआर डिवाइड हो गया और इस डिवीजन का असर ट्रेड पर पड़ने लगा, जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी डाउन होने लगी। लेकिन फिर भी देश जैसे तैसे करके इन चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था और बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में नहीं आया था अंटिल 1990। इस साल गल्फ वॉर की वजह से तेल की कीमतों में तिगुना इजाफा हो गया और साथ ही कुवैत पर इराक के हमले की वजह से भारत के हजारों मजदूर वापस लौट आए थे। नतीजा ये हुआ कि रेमिटेंस आना बंद हो गए, जिससे लोगों की स्पेंडिंग पावर भी कम होती चली गई एंड ऑब्वियसली इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर पड़ने लगा। ऐसे में सरवाइव करने के लिए इंडिया ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बहुत ही ज्यादा लोन ले लिया। फरवरी 1991 तक देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि चंद्रशेखर सिंह की सरकार पार्लियामेंट में बजट तक पास नहीं कर सकी। अब उस समय इंडिया में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, क्योंकि एक तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, और दूसरा जिन लोगों के पास पैसे थे वो भी व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी इतने तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते थे कि इसमें कई साल लग जाते थे। ऊपर से करप्शन की वजह से कोई भी काम बिना रिश्वत के तो हो ही नहीं सकता था। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी भी जोर पकड़ ही नहीं सका और जो इंडस्ट्रीज पहले से मौजूद थीं, उन पर सरकार ने प्रोडक्शन क्वांटिटी का प्रतिबंध लगा दिया। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मारुति के पास 1 लाख कार प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी, लेकिन अगर सरकार कहेगी कि 10,000 बनाओ तो उसे 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करनी होगी। इस तरह के रूल्स की वजह से इंडिया में बनी चीजों का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था, जिस वजह से बाहर के देशों से ह्यूज अमाउंट में पैसा भी नहीं आ पाता था। लेकिन इसके अपोजिट ज्यादातर चीजों को हमें इंपोर्ट करना पड़ता था,
इस वजह से देश का पैसा बाहर चला जाता था। यानी देखा जाए तो ओवरऑल पहले से ही इकोनॉमी बुरी कंडीशन में थी, ऊपर से वॉर की वजह से इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इंडिया के पास पैसे ही नहीं थे कि वो फॉरेन डेट को चुका सके। इस वजह से कई फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ही ज्यादा गिरा दिया, जिसके बाद फॉरेन कंट्रीज से लोन पास कराना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया था। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान इन्फ्लेशन रेट 6.7% से 16.7% तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोगों को बेसिक चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि गल्फ वॉर के दौरान इंडिया को IMF से लोन पास कराने का एक सुनहरा मौका मिल गया। असल में इस युद्ध के लिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स फिलीपींस से इराक के लिए उड़ान भर रहे थे, लेकिन इराक पहुंचने से पहले उन्हें एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में US एम्बेसडर चाहते थे कि भारत अपनी जमीन प्लेन उतारने के लिए दे दे। इस काम के लिए अमेरिका 3 गुना कीमत तक देने को तैयार था, लेकिन सरकार के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने US एम्बेसडर से कहा कि पैसे वैसे छोड़िए, आप तो IMF से $2 बिलियन का कर्ज दिला दीजिए, फिर हम आपको यहाँ पे रिफ्यूलिंग की परमिशन दे देंगे। इस तरह से भारत को लोन तो मिल गया, लेकिन सरकार की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। इधर IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि वो अब आगे से लोन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इंडिया अपनी उन नीतियों में बदलाव नहीं कर रहा है जो इकोनॉमी को ग्रो करने से रोक रही हैं। जब किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं दिखी तो जनवरी 1991 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार से सोना गिरवी रख के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाने की परमिशन मांगी और अप्रैल में गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव भी कर दिया। इसके बाद भारत का 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया, जिसके बदले देश को $234 मिलियन का अमाउंट मिलना था। इन्हीं परेशानियों के बीच में चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई और उसके कुछ समय के बाद में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ऐसे में भारत के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस ने भी जोर पकड़ लिया और लंबे समय तक उथल पुथल मची रही। इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और 21 जून 1991 को PV नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। लेकिन जैसे ही उन्हें देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलावा भेजा, जो RBI के गवर्नर रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर कर दिया और उन्हें अपने तरह से काम करने की पूरी आजादी दे दी। इसके बाद मनमोहन सिंह ने बजट का पहला ड्राफ्ट बनाकर प्रधानमंत्री के सामने पेश कर दिया, लेकिन उसे पढ़ते ही नरसिम्हा राव ने थोड़ी उदासी, थोड़ा गुस्सा और थोड़े अफसोस के साथ मनमोहन सिंह से कहा, अगर मुझे यही चाहिए होता तो मैं आपको क्यों चुनता। ये सुनने के बाद मनमोहन सिंह समझ गए कि सरकार को इस बार के बजट में ना किसी कंट्रोवर्सी का डर है, ना विरोध का। और हो भी क्यों, क्योंकि जब नरसिम्हा राव के पास करो या मरो की जैसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट देश की GDP के 8% तक पहुंच चुका था। यानी कि मान लो सरकार 100 रुपए कमा रही थी तो उसे 800 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। ये हालत थी। इस तरह की चीजों को देखने और मौजूदा नियमों में कमी तलाशने के बाद मनमोहन सिंह ने नया ड्राफ्ट बनाया और 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया, जिसे गेम चेंजर बजट कहा जाता है। Commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nation. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, क्योंकि इसी बजट की बदौलत भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी और देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का रोड मैप तैयार हुआ। लेकिन आखिर इस बजट में ऐसा क्या था? तो असल में मनमोहन सिंह ने LPG नियम को पेश किया, जिसमें L का मतलब लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन एंड G से ग्लोबलाइजेशन था। अब ये सब क्या होता है, आइए इसे एक एक करके समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन, असल में दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के अंडर सरकार ने फॉरेन कंट्रीज को इंडिया में अपनी सब्सिडरी सेटअप करने की परमिशन दे दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी, जैसे कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में ना तो पेट्रोल पंप को ओपन कर सकती है, ना ही रेलवे को ओन कर सकती है, ना ही आर्मी इक्विपमेंट या इससे रिलेटेड कोई भी सामान बना सकती है। इसके अलावा उन्हें स्पेस से रिलेटेड चीजों को भी बनाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। यानी कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें सरकार खुद कंट्रोल करना चाहती थी या फिर किसी इंडियन कंपनी के ही हाथों में सौंप सकती थी। इस ग्लोबलाइजेशन के बाद कई फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर हुई, क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट थी, ऊपर से कोई बड़ा कॉम्पिटिटर भी मौजूद नहीं था।
इसीलिए उनके पास मार्केट कैप्चर करके प्रॉफिट कमाने का सुनहरा मौका था। इन सब के चलते ऑटोमोबाइल, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, टू व्हीलर और इस तरह के सेक्टर्स में कई विदेशी कंपनीज ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया। इन कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अच्छी खासी रकम चुकाकर जमीन खरीदी, लोगों को हायर किया और ट्रेन किया। ऐसे में सरकार के ऊपर से भी रोजगार देने का प्रेशर थोड़ा कम हो गया और साथ ही देश को नई टेक्नोलॉजी और नए फंड्स भी रिसीव होने शुरू हो गए, जिससे इकोनॉमी को भी ग्रो करने का मौका मिला। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था पब्लिकली ओन्ड कंपनीज में गवर्नमेंट के स्टेक्स घटाना और सरकार का हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को बेचना। अब जैसा कि उस समय सरकार हर एक काम खुद ही कर रही थी, स्कूल वही बनाएगी, कार और मेडिसिन वही बनाएगी, रोड और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी भी उसी के पास होगी। सरकार ने इतनी जिम्मेदारियां ले रखी थीं कि उसके खर्चे ही कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की गई, यानी कि कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे दिया गया। साथ ही जिन पब्लिकली ओन्ड कंपनीज में सरकार के स्टेक्स थे, उन्हें बेचना शुरू कर दिया गया। इसी का नतीजा है कि आज आप गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी कंपनी भी है और प्राइवेट भी। आप स्कूल और हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की जो खबरें आप सुनते आए हैं, वो इसी नियम की वजह से पॉसिबल हुआ है। लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ सरकार ने लिबरलाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब था कि चाहे इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हो या कोई ग्लोबल ब्रांड हो, उनके लिए सरकार बिल्कुल लिबरल रहेगी, ना किसी को फेवर करेगी, ना ही किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस रखेगी। इसी के साथ ही देश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया, जो कि था लाइसेंस राज को खत्म करना, क्योंकि ये हर किसी के गले का कांटा बना हुआ था। वो कैसे? चलिए इसको भी जान लेते हैं। असल में पहले अगर आपको कार खरीदनी होती थी तो इसके लिए आपका सिर्फ धनवान होना ही काफी नहीं था, बल्कि आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। कार खरीदने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकारी बाबू को महीनों मनाना पड़ता था, उन्हें पैसे खिला के अपना काम करवाना पड़ता था। जी हाँ, ये सब तब भी होता था जब आप अपनी वैध कमाई पर अपने लिए एक कार खरीदना चाहते थे। सिर्फ एक कार की बात हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूटर की सवारी के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। और बात सिर्फ कार या स्कूटर पर खत्म नहीं होती। अगर आप बाकी के रूल्स देखेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके घर में शादी या किसी तरह का कोई फंक्शन है, उसके लिए एक्स्ट्रा चीनी चाहिए तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर मकान बनाना हो तो उसमें लगने वाले सीमेंट्स के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। इन शॉर्ट, आपकी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में सरकारी घुसपैठ थी और हर खरीद में परमिट्स एंड परमिशंस का खेल खेलना पड़ता था। और इन सब की मदद से सरकार मार्केट को अपनी मुट्ठी में रखती थी। लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म करने का बजट पेश किया, इसने मार्केट को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि बिना किसी लाइसेंस, परमिशन या लंबे पेपर वर्क के आप कैश देते हैं और कार खरीद के घर ले आते हैं। अगर पूरा कैश भी नहीं है, तब भी आप 10 लाख की कार महज एक किश्त देकर भी खरीद सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमें खुलकर जीने की आजादी मिली, बल्कि मार्केट को भी ग्रो होने का मौका मिलता है। और जब मार्केट लोगों के फेवर में हो तो जाहिर सी बात है कि नई नई कंपनीज एस्टैब्लिश होंगी और कंपनीज अपना IPO भी लेकर आएंगी। लेकिन इसे रेगुलेट कौन करेगा? आपका जवाब हो सकता है सेबी। हाँ, सेबी को तो 1988 में ही एस्टैब्लिश किया जा चुका था, लेकिन उस समय वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जिसके पास ना तो कोई लीगल पावर थी और ना ही ये कोई एक्ट लागू कर सकता था। ऐसे में इतनी सारी कंपनीज को ये कैसे हैंडल करता और होने वाली गड़बड़ियों पर किस तरह से सख्ती से एक्शन लेता? इसी को देखते हुए सेबी एक्ट को पास किया गया और इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी की पावर दी गई। इतना ही नहीं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और भी कई स्टेप्स लिए गए, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दिया गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स रिडक्शन लागू किया गया, LPG गैस सिलेंडर, फर्टिलाइजर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं, साथ ही चीनी पर मिलने वाली सब्सिडरी को भी हटा दिया गया। अब इन सब स्टेप से डेफिनेटली देश को तुरंत कोई प्रॉफिट नहीं मिलता और ना ही इस बजट को पेश करके नेक्स्ट डे से ही फॉरेक्स रिजर्व आने लगते, बल्कि इन चीजों को सही से इंप्लीमेंट होने और उसका इकोनॉमी पर असर दिखने में समय लगने वाला था। लेकिन 15 दिनों में जो फॉरेक्स रिजर्व खाली होने वाला था, उस प्रॉब्लम का क्या? उसे तुरंत कैसे बढ़ाया जाता, वो भी उस कंडीशन में जब लोन मिलने के सारे रास्ते हर तरफ से बंद हो चुके थे। ऐसे में एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेते हुए फिर से सोना गिरवी रखा गया। दरअसल चंद्रशेखर सिंह की सरकार ने जो सोना गिरवी रखा था, उससे 234 मिलियन डॉलर्स की रकम मिली थी, लेकिन ये काफी नहीं थी। इसीलिए जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह ने 46.91 टन सोने को गिरवी रख के 400 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से बात करना शुरू कर दिया। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से डील तो पक्की हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि हम सोना तो गिरवी रखेंगे जब गोल्ड उन तक पहुंचाया जाएगा।
मतलब वादे पर चलने वाले कारोबार जैसा नहीं, पेपर में कह दिया गिरवी तो गिरवी रखना पड़ेगा, बल्कि उसे सोने का फिजिकल मालिकाना हक चाहिए था ऐसा। अब इससे इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि लगभग 47 टन सोने को देश से बाहर भेजा कैसे जाए, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए, क्योंकि अगर इसके बारे में जनता को पता चला तो पूरे देश में हंगामा हो जाता और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता कि देश की नौबत सोना गिरवी रखने तक की आ गई थी, देश कमजोर हो जाता। खैर, जैसे तैसे करके चोरी छुपे इस काम को अंजाम दिया गया। इस तरह दोनों बार सोना गिरवी रखने से सरकार के पास लगभग 634 मिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व आ गया। इससे सरकार ने सबसे पहले इमरजेंसी की चीजों को बाहर से देश से खरीद के स्टॉक कर लिया और बचे हुए पैसों से लोन की किश्त और बाकी के जरूरी काम किए। इस बजट के ऐलान के बाद भी कई महीनों तक देश में आर्थिक सुधारों के लिए कई कदम उठाए जाते रहे, जिससे इवेंचुअली देश इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला और प्रोग्रेस की नई राह पर चलने लगा। जहां पहले इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 4.3% था, इकोनॉमी रिफॉर्म्स के बाद यह बढ़कर 7 to 8% ईच ईयर हो गया। इस तरह के बदलाव के बाद देश की कंपनीज के लिए आसान हो गया कि बिना किसी ऑब्लिगेशन के वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके, साथ ही फॉरेन मार्केट में खुद को एक्सपैंड कर सके। और अब बाहर की कंपनीज ने देखा कि इंडियन मार्केट अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो उन्हें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी और उन्होंने यहाँ भारी इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ हासिल की, साथ ही इसे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी भी मिली। यानी कि इंडियन कंपनीज को अगर अपना सामान बेचना हो तो उनके लिए पूरी दुनिया की मार्केट ओपन थी। ठीक वैसे ही अगर कुछ खरीदना हो तो उसके लिए भी वो किसी भी कंट्री से डील कर सकते थे। इस बजट ने कुछ ही समय में देश का आर्थिक माहौल बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे पहली कामयाबी तब मिली जब कुछ ही समय बाद सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना फिर से खरीदकर आरबीआई को सौंप दिया। इस तरह से ये मनमोहन सिंह की ही सूझबूझ थी कि उन्होंने देश को डिफॉल्टर घोषित होने से बचाने के साथ साथ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। साथ ही जो सोना हमारे हाथ से गया था वो भी देश में वापस आ गया। मनमोहन सिंह की इसी चालाकी, बेहतरीन नॉलेज और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाने वाले जुनून की वजह से आज उनके समर्थकों के साथ साथ विरोधी भी उनकी तारीफ किया करते हैं। साथ ही हम देशवासी भी उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहे हैं, टेलीफोन से स्मार्टफोन तक पहुंच गए हैं और दूरदर्शन से OTT प्लेटफॉर्म तक का सफर तय कर लिया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर मनमोहन सिंह ने इतने फ्यूचरिस्टिक प्लान वाले बजट को नहीं बनाया होता तो आज हमारी भी हालत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी होती, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम अपने घर की बिजली पाने के लिए कभी अमेरिका से तो कभी चाइना से लोन ले रहे होते। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।